हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका इस ब्लॉग में। जैसा कि आप जानते हैं कि चार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और केदारनाथ बाबा का जो है पट जो 6 तारीख को खुल चुका है। आज 11 तारीख और मैं 9 तारीख को मैंने दर्शन किया और वहाँ जाने की जो असली कहानी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मेरा चेहरे से मैं कितना एग्जॉस्टेड और टायर्ड दिख रहा हूँ। मैं कल रात में जो है ऋषिकेश पहुँचा, अभी मैं हूँ ऋषिकेश में। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने प्लान कर चुका है या आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं जाने के लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं आपको ग्राउंड लेवल की चीज़ें बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि आपको जाने और आने का रूट कैसा है, स्ट्रगल कैसा है, ट्रैफिक कितनी है, लोग कितने हैं, होटल का क्या सीन चल रहा है, हेलीकॉप्टर बुकिंग का क्या सीन है, घोड़े कैसे चल रहे हैं और आपको पैदल जाने में कितनी कठिनाइयाँ होगी। वहाँ पहुँचने के बाद टॉयलेट की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, हर चीज़ मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर वर्थ लगेगा और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है मुकेश, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं पार्ट टाइम में जो ट्रैवलिंग करते रहता हूँ, वर्क फ्रॉम होम की वजह से मैं हमेशा ट्रैवलिंग करता हूँ और ट्रैवल वीडियोज़ डालता हूँ। तो अगर आपको पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। या तो आप हरिद्वार से निकलोगे या तो आप ऋषिकेश से निकलोगे। आप देख लो, यहाँ है हरिद्वार, यहाँ है ऋषिकेश और आप जाओगे इस रूट से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होके। बट आपका मेन कहानी जो है वो स्टार्ट होगा इधर से, देवप्रयाग से। देवप्रयाग से आप निकलोगे और आप पहुँचोगे इधर इस रूट से फाटा। फाटा में जो है हेलीपैड है, ठीक है। और हेलीपैड यहाँ से जो है हेलीकॉप्टर निकलती है, हेलीकॉप्टर राइड। और फाटा से जो है सोनप्रयाग की डिस्टेंस जो है ये लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। सोनप्रयाग आपका जो है एंडिंग पॉइंट होगा जहाँ से आपको जो है ट्रैकिंग शुरू करना है, मतलब यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती। और यहाँ पे देखिए सोनप्रयाग और गौरीकुंड, यहाँ से यहाँ तक जो है डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ से सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए शटल चलती है। प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है और 50 रुपया लगते हैं शटल्स के, आपको इसी में जाना होगा। अगर आप ज़्यादा क्राउड है तो आप वॉक करके भी यहाँ पर जा सकते हो। उसके बाद गौरीकुंड से जो है आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है पूरी तरह, जो कि इस रास्ते से जाते हुए यहाँ देखो केदारनाथ है और उससे पहले है या रामबड़ा, ये आपका एक मेजर स्टॉप होगा। और रामबड़ा से जो है आपको फिर वो जलेबी वाला मोड़ चलेगा, जो कि यहाँ से केदारनाथ तक पहुँचने में आपको जो है 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। उससे पहले 2 किलोमीटर में जो है बेस कैंप है। तो मेन आपका जो लोकेशन हो गया केदारनाथ बेस कैंप, रामबड़ा, गौरीकुंड और सोनप्रयाग और फाटा। तो हम जो आपको डिटेल्स में बताएंगे आगे इन्हीं लोकेशंस के बारे में बताएंगे। तो एक्चुअली है क्या कि ट्रैफिक जो है आपको सोनप्रयाग के 10 किलोमीटर पहले से फाटा के ही पास से कहो तो स्टार्ट हो जाएगी जाते जाते, और यहाँ पे आपका बहुत समय बर्बाद होगा। ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको तय करने में 2 घंटे से भी कभी कभी ज़्यादा लग सकते हैं। तो आप जो प्लान करोगे कि मैं थोड़ा दोपहर में पहुँच कर गौरीकुंड तक पहुँच जाऊँ या कुछ भी, तो वो सब मुश्किल होने वाला है। रिटर्निंग में तो गजब हो गया। रिटर्निंग जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए रात में लोग 3 बजे 4 बजे जो है निकल रहे हैं पैदल यात्रा के लिए, ठीक है, वो तो था ही। उसके बाद जब हम फाटा से यहाँ आगे बढ़े इधर रुद्रप्रयाग की तरफ, तो हमने रुद्रप्रयाग से जो है मतलब 40 सोनप्रयाग से 40 किलोमीटर पीछे तक हमने लंबा ट्रैफिक देखा। मतलब हर थोड़ी थोड़ी दूर पे जो है पुलिस वाले गाड़ियों को रोक दे रहे हैं, 1 किलोमीटर लाइन लग जाती है फिर आगे बढ़ती है। मतलब ये है कि क्राउड जो है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है हर दिन। तो आपको तो है सारे की पॉइंट्स समझ में आ गए, जो रूट का है और कहाँ से कितना डिस्टेंस है किस चीज़ का। तो यात्रा जो है आपकी स्टार्ट होगी सोनप्रयाग से। सोनप्रयाग से जो है गौरीकुंड तक जो 5 किलोमीटर की यात्रा है उसमें जो है आपको शटल चलती है, प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है। और शटल के लिए मैंने जो लाइन देखी उसका वीडियो आप अभी देख रहे होंगे, कम से कम आपको 3 घंटे लाइन में खड़ी रहनी पड़ेगी शटल आने जाने के लिए, क्योंकि इतनी भीड़ आ चुकी है, इतनी क्राउड आ चुकी है और गाड़ियाँ जो है वो लिमिटेड है। 50 रुपये लगती है शटल की। इतना स्ट्रगल करने के बाद आप 5 किलोमीटर पहुँचोगे गौरीकुंड। गौरीकुंड में जो वो कुंड है जो जहाँ पर की नदी बहती है उसमें आप स्नान करके फ्रेश हो सकते हो। अगर आप इस इंतज़ार से बचना चाहते हो इस स्ट्रगल से, तो दूसरा रास्ता यही है कि आप वॉक कर लो, आप वॉक करके पहुँचो। हम भी वॉक करके पहुँचे। अब गौरीकुंड से जो है आपकी यात्रा फिर से शुरू होगी। वहाँ पर गौरीकुंड पहुँचते पहुँचते आपको घोड़ों का ऐसा झुंड देखने को मिलेगा कि आपका दिमाग एकदम ख़राब हो जाएगा। मतलब आपके घोड़ों के बीच से दब दब कर ऐसे कर करके निकलना होगा। आपको हमेशा डर लगा रहेगा कहीं घोड़े आपके पैर पर पैर ना रख दे, कहीं घोड़े बिदाग ना जाए, कुछ हो जाए। मतलब
हुआ तो मुझे कुछ नहीं या बहुत लोगों को नहीं होता है, लेकिन इंसिडेंट जो है हो सकती है। तो बहुत ही डेंजरस लगा, ये देखते ही हमारा दिमाग ख़राब हो गया कि हम कैसे जाएंगे इनके बीच। खैर किसी तरह हम पार किए इस जगह को और हम गौरीकुंड से निकले। गौरीकुंड से जो है बेस कैंप है और केदारनाथ टेम्पल है, वो टोटल 16 किलोमीटर दिखाता है रूट में। और बहुत लोगों का मानना है लोकल्स का कि ये एक्चुअली 16 नहीं, ये 22 किलोमीटर है, क्योंकि नया रूट जो अभी बना है वो डिस्टेंस सही वहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया गया है। ऐसा लोकल लोग मानते हैं, घोड़े वाले भी मानते हैं, लोकल सब मानते हैं, गाइड भी मानते हैं। पुराना रूट जो था वो 16 किलोमीटर था और नया रूट जो है उसमें सर्किट जैसा पाथ है, ऐसे घुमा घुमा कर आपको पहाड़ियाँ पर चढ़नी होगी। कम से कम 4 या 5 पहाड़ियाँ आपको ऐसे सर्किट कर करके पार करनी होगी। तो गौरीकुंड से जो आपका सबसे मेन पड़ाव होता है पहला रामबाड़ा, जो कि 6 किलोमीटर दिखाता है, उसमें आपको ऐसे स्लोपी पाथ मिलेगा, सीढ़ियाँ कम मिलेगी, लेकिन आपको ऊंचाई पर तो चलते ही जाना होगा। और वहाँ पर हमें जाने के बाद मिली भयानक घोड़ों की ट्रैफिक। ऐसा हुआ एक जगह कि आपको 1 घंटा जो है हमें घोड़ों को ट्रैफिक के लिए इंतज़ार करना पड़ा। मतलब इतने घोड़े लाइन में लगे हुए थे। होता है क्या है कि वो लोग जैसे घोड़े जा रहे हैं जैसे, तो एक लाइन से नहीं चलते हैं, इतनी क्राउड हो चुकी है कि 2-2 लाइन बनाकर घोड़े चलते हैं और उधर से कम एक लाइन आती है और बीच से आप चलते हो या इधर उधर से, और वो भी उनका फिक्स नहीं है, वो कभी भी लेफ़्ट राइट आ जाते हैं। उन सब के बीच बड़ों बुजुर्गों का चलना कितना मुश्किल है, हमें डर खुद लगा था। और घोड़े की वजह से जो नीचे का पाथ है, वो रूट है तो स्टोन का बना हुआ, लेकिन वो बहुत ही मडी हो गया था और बहुत ही स्लिपरी हो गया था। मैं प्री प्लान करके नहीं आया था, ट्रैकिंग शू मेरे पास नहीं थी, स्पोर्ट्स शू थी नॉर्मल वाली, और बहुत बार हम फिसले, हम तो 3-4 बार गिरे भी एकदम। तो अगर कोई बुज़ुर्ग लोग हैं, अगर उनके साथ ये इंसिडेंट हो जाए तो सोचिए आप कितना मुश्किल होगा। मैंने बड़े बुज़ुर्गों को 65 से 70 साल लोगों को भी चलते हुए देखा। ये उनकी श्रद्धा है कि वो जान हथेली पर रखकर जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल और कष्ट भरा रास्ता है। मैंने बच्चों को भी ले जाते हुए देखा, यहाँ तक कि बास्केट में, डोली 4 आदमी मिलकर उठाते हैं। अगर किसी एक का पैर फिसला तो आप सोचो क्या होगा। हमने कितने लोगों को ऐसा देखा जो कि रास्ते में बेहोश हो गए। हालांकि यहाँ कहा जाता है कि इस यात्रा में जो है ये सब आम बात है, लोग बेहोश हो जाते हैं, कितने लोग इंजर्ड हो जाते हैं, उठा कर ले जाना पड़ता है। हमने एक मरा हुआ घोड़े को भी देखा, क्योंकि वो लोग घोड़े को जो है बहुत थका के चलाते हैं, बहुत ज़बरदस्ती चलाते हैं। घोड़ों का पैर, हर घोड़े का पैर फिसलेगा, आप देखोगे, आपको डर हो जाएगा। तो अगर आप पैदल नहीं भी जा रहे हो, अगर आप घोड़े से भी जा रहे हो, तो भी आपकी जान हथेली पर ही रहेगी। मैंने कितने लोगों को देखा कि घोड़े से बोल रहे हैं कि पीछे भाई मुझे उतार दो। तो ये काफ़ी ही स्ट्रगल भरा रास्ता है आपको जाने के लिए। आप रामबाड़ा तक पहुंचने के बाद जो है रूट 2 हो जाती है, घोड़े का रूट अलग हो जाता है और आपका रूट अलग हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ 2 किलोमीटर के लिए। आज जैसे ही एक पहाड़ी ऊपर चढ़ोगे फिर घोड़े वाले रूट मिल जाएंगे, फिर से वहाँ कहानी स्टार्ट। लेकिन उसके बाद जो सर्किट वाला पाथ शुरू होता है वो आपको बहुत ज़्यादा थकाएगा, क्योंकि वहाँ से डिस्टेंस जो मैप किया होगा वो एक्चुअली 10 किलोमीटर है मंदिर और 8 किलोमीटर है बेस कैंप। यूजुअली लोग बेस कैंप में रुकते हैं। तो वहाँ तक रास्ता जो है, इस 10 किलोमीटर में लगभग 6 किलोमीटर की रास्ता बहुत चढ़ाई वाली है। आपको हर 15 मिनट पे 20 मिनट पर ब्रेक लेना होगा। और कितनी जगह इतना खतरनाक रास्ता है कि वो घेरा जो होता है रोड के बगल में कुछ वॉल की तरह बनाया हुआ, वो भी नहीं है, और वहाँ से एज से एकदम घोड़ा चलता है, या कभी कभी आपको एज पे चलना पड़ेगा, और वहाँ पे स्लिपरी मडी। तो काफ़ी डेंजरस हमें फील हुआ जाते समय। तो खैर कैसे करके आप ऊपर पहुँचोगे, और ऊपर रहने का जो है आपको रामबाड़ा के बाद ऊपर कहीं भी आपको कैंप मिल जाएगा। ईच पर्सन 500 रुपया चार्ज करते हैं, और जितना आगे बढ़ोगे कहीं 500 है तो कहीं 1000 भी आपको चार्ज कर देंगे, उनका कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है। लेकिन आपको जो है हर आधे घंटे पे, हर 1 घंटे पे जो है आपको इस तरह का टेंट मिल जाएगा। खाने पीने की व्यवस्था आपको हर जगह मिलेगी ऊपर तक जाने में। और खाने पीने का जो प्राइस है, चाय जो है कोई 15 रुपये नीचे मिलेगा, लेकिन रामबाड़ा से आगे बढ़ने के बाद 20, 25, 30 जिसको जितना मन है उतना लेता है। मैगी कोई 60 रुपया लेगा, कोई 80 रुपया लेगा। खाना पीना, चावल, राइस, ये सब कोई 150 रुपया प्लेट लेगा, कोई 200 रुपया प्लेट लेगा, कोई 250 रुपया प्लेट लेगा। कोई फिक्स रेट नहीं है, जिसको जैसे मन है वैसे लूट लेते हैं। और थोड़ा दुकानदार मुझे रूट भी लगे हमने जहाँ भी कहा। कोई भी आपको उस तरह से होता है ना कि आप यात्रा में आओ, श्रद्धा भक्ति भाव से आपको सेवा के अनुसार से खिलाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको पूरा बिजनेस और कमर्शियल लगेगा। टॉयलेट की जहाँ तक बात करते हैं, तो टॉयलेट जो है आपको हर 100 मीटर पे तो मिल जाएगा, या कहीं कहीं आधे किलोमीटर पे भी मिलेगा। हर जगह टॉयलेट है, ऊपर तक टॉयलेट है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप यूज़ करने लायक नहीं है। आपको मैक्सिमम जगह पानी ही नहीं मिलेगा, या कहीं भी पानी है तो इतना गंदा है टॉयलेट कि आप उसमें जाने से भी आप डरोगे, ऐसी हालत है। मतलब पेपर पे सब कुछ है, गवर्नमेंट के नाम पे सब कुछ है, लेकिन एग्जीक्यूटिबल नहीं है आपकी। लोग कहते हैं कि लोग ऐसे बना के छोड़ते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भाई आप पानी डालोगे तब तो लोग क्लीन रखेंगे, है ना। लोगों को समझ में आता है वो यात्रा के लिए आए थे, वो सुधरना चाहते हैं, वो क्लीन करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है।
लेकिन फैसिलिटी की कमी है। और आप जब जाओगे तो आते समय हर आदमी के मुंह से आपको यही कंप्लेंट सुनने को मिलेगा। तो ऊपर आप जाकर बेस कैंप में जो है आप रह सकते हो, और यात्रा में दर्शन करने के लिए जो है आपको लगेंगे, डिपेंड करता है। हम लाइन में लगे थे 9:30 बजे और हमें 5 घंटे लगे, ठीक है। 1 किलोमीटर की लगभग लाइन थी और हमें लाइन में लग कर रहना पड़ा। हमें वहाँ ये भी पता चला जो सुबह लोग 3:30 बजे पहुँच चुके थे उसे 7 घंटे लगे। तो सबको लगता है कि सुबह जाने से हो जाएगा, लेकिन सुबह भी ओवर क्राउडेड हो जाती है। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने बहुत लोगों को रात में 3-4 बजे गौरीकुंड से स्टार्ट करते हुए देखा। हमें लगा कि 3-4 बजे रात को लोग जो है गौरीकुंड से स्टार्ट हो रहे हैं, वो अंधेरे में चलेंगे। अब अंधेरा का क्या सीन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए, खैर दर्शन जो है हो गई। आपको सिर्फ 2 सेकंड रुकने के लिए दिया जाएगा वहाँ पे। मतलब आपको ऐसे पकड़े रहेंगे पुलिस वाले या वहाँ के स्टाफ, ऐसे दिखाएंगे आपके मुंडी पकड़ के ऐसे साइड कर देंगे, सिर्फ 2 सेकंड। और 3 बजे से 5 बजे तक पट बंद हो जाता है। अगर आप उस बीच में लाइन में पकड़ा गए तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा। और एक मुसीबत है वेदर। जैसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे वेदर ठंडा होता जाएगा और रेन कभी भी हो जाती है, तो आपको रेन कोट ही हमेशा पहनकर रहना पड़ेगा मैक्सिमम टाइम। तो रेन होने की वजह से रूट भी ख़राब होता है, आपका तबीयत भी ख़राब होने का चांस हो जाता है ना। और वहाँ पर नहाने वहाने की कोई व्यवस्था नहीं है। टॉयलेट्स हैं, नहाने की व्यवस्था नहीं है। या तो आप वहाँ पर जो नदी बह रही है उसके झरने में नहाओ या कैसे भी नहाओ आप जानो। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कम से कम इतनी तो व्यवस्था करनी चाहिए ना भाई साहब। जो इतना दूर से चल कर आ रहे हैं श्रद्धा भक्ति भाव से केदारनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए, उसको फ्रेश होने के लिए तो कुछ व्यवस्था करो। यहाँ जो भी किया है लोकल लोगों ने किया है। ज़्यादातर टॉयलेट्स उसमें भी लोकल जो कैंप वाले हैं उसने लगाए हैं। खाना पीना की व्यवस्था वो दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे सिर्फ जो है फर्स्ट एड जो कैंप होता है मेडिकल कैंप वो देखने को मिला और कहीं के टॉयलेट देखने को मिला। लाइट की व्यवस्था इतनी ख़राब है, जाते जाते भी हम लोग को रात हो गई थी। हर 100 मीटर पे आपको एक लैंप जलता हुआ मिलेगा ऊपर बड़ा सा, और कहीं जगह तो ऐसी है कि मतलब 200-200 मीटर तक पूरा अंधेरा है। आप समझ सकते हो, आप कीचड़ वाले रास्ते में आ रहे हो जहाँ पर कि आप घोड़ों के बीच से पास कर रहे हो, आप बड़े बुजुर्ग हो या कोई भी हो, और अंधेरा है वहाँ पर। वो तो हमारे पास ट्रैकिंग वाला टॉर्च था तो हम बच गए। मैं तो गिरा भी 1-2 बार, और लेकिन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। आते समय ये और डेंजर हो जाता है, क्योंकि आते समय जो है हम लोग रात में पकड़ा गए थे और हमें जो है कम से कम 6 घंटे जो है रात में चलनी पड़ी, 5 से 6 घंटे, और ऐसी हालत में हमें चलनी पड़ी तो बहुत बुरी हालत हो गई। तो आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन पता चल गया होगा कि यात्रा कितनी मुश्किल है और कैसा है। हालांकि यात्रा मुश्किल ही होती है, लेकिन अगर फैसिलिटी थोड़ा अच्छे से हो या रूट अच्छा हो या ऐसा होता कि क्राउड कम हो, सबसे बड़ी बात, तो जो है बहुत चीज़ें आसान हो जाती। हो सकता है टॉयलेट में हर जगह पानी मिलता, या हो सकता है चलने में इतनी कठिनाइयाँ ना होती, है ना, रहने का इतना स्ट्रगल नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं। तो रहने के लिए आपको जो ऊपर जब जाते हैं तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ कैंप वैम्प कुछ जगह जो है मिल जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ है? नीचे। मैं बताता हूँ। जब आप इतना स्ट्रगल करने के बाद नीचे पहुँचोगे फिर से वापस रिटर्न होके गौरीकुंड में, तो गौरीकुंड में जो है 1500 से 2500 4000 तक आपको रूम मिलेंगे, क्योंकि बहुत लोग रिटर्न होते होते रात हो जाती है तो वहीं रुकना पसंद करते हैं, और वापस इतना दूर आने के बाद हिम्मत नहीं होती है कि आप आगे बढ़ें। आपके लिए लिटरली एक एक कदम जो है चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्लिपरी पाथ में आपका स्ट्रगल जो है 2 गुना बढ़ जाता है। तो समझो आप डबल डिस्टेंस और तय करके आ रहे हो। अगर हम 16 किलोमीटर की मान के चले तो 32 किलोमीटर की एक दिन में वापस चलना, जबकि ऑलरेडी आप जा चुके हो पहला दिन, और लाइन में आप 5-6 घंटा जो है दर्शन करने में स्पेंड किया उसके बाद, और बीच बीच में बारिश। तो आप समझ सकते हैं। तो गौरीकुंड में अगर आप रुक गए तो ठीक है, अगर आप नहीं रुके तो गौरीकुंड से जो वापस आपको सोनप्रयाग आना है तो वहाँ पर खतरनाक स्ट्रगल है, क्योंकि वहाँ पर उसमें सब लोग पहुँचे होते हैं, और फिर वही आपको शटल के लिए जो है लंबी लाइन में लगनी पड़ेगी। कम से कम 1 से 2 घंटे तो कम से कम आपको लगने पड़ेंगे। हम लोग पहुँचे थे रात को 12:30 बजे, और 1.5 घंटा हमें वहाँ पे रुकना पड़ा। उसी दौरान मेरे साथ एक हादसा भी हो गया। मैं एक जगह बैग रखा था, मेरे फ्रेंड ने मुझे आवाज़ दी, मैं ऐसे बैग उठाकर टांग रहा था कि वहाँ पे एक इतना बड़ा पत्थर जो है मेरे पैर पे गिर गया। मेरे पास ट्रेकिंग शू नहीं था और सडन इतना सूजन हो गया, मेरा पैर एकदम से फूल गया, मैं चल ही नहीं पा रहा था। फिर मुझे लंगाते लंगाते जो है जाना पड़ा वहाँ पर, और इतना लाइन में खड़ा रहना पड़ा। जब गाड़ियाँ कम हो गई तो उन्होंने ट्रक का अरेंजमेंट किया, 2-3 ट्रक लगा दिए। बोले कि जो मर्द लोग हैं, मेन लोग, वो लोग ट्रक में बैठ जाएं और लेडी जो है गाड़ी में चली जाएगी। हम लोग ट्रक में बैठे रहे लगभग 45 मिनट तक। उन्होंने ट्रक को 3 बार स्टार्ट किया लेकिन आगे नहीं बढ़ाया, और ट्रक के पीछे में, वो भी नीचे में, आप समझ सकते हो किस तरह से, उसमें 50 रुपया मांग रहे थे। हमें पैसे देने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो ट्रक स्टार्ट ही नहीं कर रहे थे। ऐसे करते करते 1 घंटा और पास हो गया।
तो फाइनली हम कैसे भी अरेंजमेंट करके सोनप्रयाग तक पहुँचे। अब हमने रूम बुक नहीं किया था। सोनप्रयाग में पहुँचने के बाद रूम मिला ही नहीं, मतलब रूम नहीं है। अगर आपके पास पहले से बुक किया हुआ है तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप बुक करके नहीं गए तो वहाँ कोई चांस नहीं है, और वहाँ कोई जगह भी नहीं है कि आप कैंप कर सकते हो, ठीक है, या टेंट लगा सकते हो अपना, या कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे ही कहीं पे पलटो या कुछ भी करो, अदरवाइज़ आपको पीछे आना पड़ेगा। तो सोनप्रयाग से पीछे 2 किलोमीटर है सीतापुर। हमने सोचा कि वहाँ कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। फिर वहाँ सीतापुर आने के लिए बहुत मुश्किल है, फिर वहाँ से 2 किलोमीटर है, या तो फिर आप वॉक करके आओ क्योंकि वहाँ भी आपको कोई गाड़ियाँ नहीं मिलेगी, या अगर आपने होटल बहुत पहले बुक किया हुआ है तो कम से कम सोनप्रयाग में आपकी गाड़ी अगर पार्क की हुई है तो वहाँ से आप जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल मामला है, स्ट्रगल जो आपको बताना चाहते थे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अब आप जानना चाहोगे क्या है। तो सॉल्यूशन यही है भाई कि अभी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, 1.5-2 महीने तक बहुत ही भयानक क्राउड होने वाली है। तो अगर आपने प्लान नहीं किया है तो अभी आप अवॉइड करो, क्योंकि क्राउड बढ़ने से सब कुछ बहुत डेंजरस हो गया है। यात्रा का मज़ा जो है ना आपका स्ट्रगल में ही ख़त्म हो जाएगा, मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो आप इंतज़ार कर लो, थोड़ा क्राउड कम होने दो। अगर पॉसिबल है तो आप हेलीकॉप्टर से, अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हो तो कुछ लोग श्रद्धा से जो है पैदल जाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा क्राउड कम होने दीजिए, तब आप पैदल आइए, या तो हेलीकॉप्टर बुक करके आइए। कम से कम आपकी ये स्ट्रगल तो ख़त्म हो जाएगी। आप जो है फाटा से डायरेक्ट हेलीकॉप्टर में पहुँचोगे मंदिर के पास, और वहाँ पर आपको बस जो लाइन में खड़ा होकर दर्शन करने का स्ट्रगल होगा वही होगा, और हेलीकॉप्टर में जाने के लिए जो 1-2 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा बस वही होगा। उसके बाद आप ये जो समस्या है रहने की, खाने पीने की, टॉयलेट्स की, ये सब आप समस्या से ऑलमोस्ट बच जाओगे। आप सुबह में अपना होटल में ही फ्रेश हो, हेलीकॉप्टर में जाओ, दर्शन करो और वापस आ जाओ। तो मौसम की बात करें तो 2 महीने के बाद तो रेन सीजन शुरू हो जाएगी, फिर स्ट्रगल बढ़ेगा, है ना, लेकिन क्राउड थोड़ा कम होगा। सबसे बेस्ट यहाँ के लोगों ने बताया, जो मेरे साथ गए थे, 5-6 बार गए हुए हैं, उन्होंने बोला कि आप जो है सितंबर अक्टूबर के टाइम में हो, उस समय स्नो भी दिखता है और थोड़ा क्राउड भी कम होती है। तो अगर आपको लगता है कि हेलीकॉप्टर एक्सपेंसिव हो जाएगा और आप घोड़े से जाना चाहते हो, तो घोड़े और हेलीकॉप्टर कंपेयर करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। घोड़ा भी है आपको 5000 में दोनों साइड से होगा, और हेलीकॉप्टर जो है आपको 5000 में एक साइड से होगा। लेकिन हेलीकॉप्टर में ये फ़ायदा है कि 10,000 हालांकि रुपया आपने लगाया, लेकिन आपने एक रात बचा लिया रुकने का, जो आपको 3-4 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है, प्लस खाने पीने का, तो बात लगभग बराबर पड़ती है। तो अगर इन दोनों से आपको चूज़ करना हो तो मैं कहूँगा हेलीकॉप्टर चूज़ कीजिए। अगर मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो ऊपर में जो है आपका मोबाइल नेटवर्क थोड़ा बहुत चलेगा कैंप के पास या मंदिर के पास, और नीचे भी जो है आपको सोनप्रयाग में थोड़ा बहुत चलेगा, पता इंटरनेट नहीं चलेगा। आपको टावर मिलेगा, आप कॉल कर सकते हो, बट आपको इंटरनेट नहीं चलेगा। चार्जिंग पॉइंट कहीं नहीं है। आप किसी होटल में रुके खाने पीने की अगर वो लगा दिया तो लगा दिया, क्योंकि वहाँ भी फुल ही रहती है। तो इंटरनेट की समस्या आपको आने वाली है। फ्री वाईफाई जोन है, कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन नेट नहीं चलेगा, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो हम लोग के पास कम से कम हमने टेंट ले लिया था, स्लीपिंग बैग थी, तो हम जो है ये सब कुछ स्ट्रगल से बच गए 2 दिन। लेकिन आने में हम बहुत थके हुए थे, हम होटल में रुकना चाहते थे, तो हम 20 किलोमीटर पीछे आके एक फ्रेंड के होटल में रुके। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर अपना फीडबैक बताइए। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट जो है नीचे दीजिए, ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा डिटेल्स मैं 3-4 पार्ट में इस वीडियो को बनाऊंगा, पूरा अपने यात्रा को कवर करूंगा। केदारनाथ का एक प्लेलिस्ट बनाकर, आपको इंटरेस्ट है तो वो भी ज़रूर देखना, सारा चीज़ आपको लाइव वहाँ पर दिखाऊंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ।